हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस विद एडिटोरियल्स। और आज का आर्टिकल चलते हुए CWG के बारे में, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में है। अच्छी इन्फॉर्मेशन है, कुछ ही मिनटों में 20-25 बढ़िया वर्ड आपको इसमें रीडिंग के दौरान मिल जाएंगे। लेट्स बिगिन। तो आर्टिकल कहता है द कॉमनवेल्थ इज अ रेलिक। शुरुआती एक बढ़िया वर्ड से हो गई कि कॉमनवेल्थ गेम्स एक रेलिक है। रेलिक कोई भी एक चीज है जो पास्ट की है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई चलन हो सकता है जो अभी भी सर्वाइव कर रहा है, अभी भी है। तो कॉमनवेल्थ गेम इज एक रेलिक है, बट द गेम्स आर अ डिसेंट स्पोर्टिंग बैरोमीटर। अब वैसे तो बैरोमीटर जो होता है ये एयर प्रेशर के मापने के लिए होता है, लेकिन यहां पर स्पोर्टिंग बैरोमीटर मतलब कि ये एक तरीके का असेसमेंट है, माप है कि हमारे स्पोर्ट्समैन जो है उनका कुछ लेवल है भी या नहीं है। तो ये माप के तौर पे तो सही है। लेट्स बिगिन। तो द कॉमनवेल्थ गेम्स आर एन एनाक्रोनिज्म। अगेन वर्ड मिलता है और इस वर्ड को समझने के लिए पहले हमें एक रूट सीखना पड़ेगा। तो पहले रूट पे जाते हैं। एनाक्रोनिज्म को समझने के लिए क्रोनोस रूट को समझना पड़ेगा। क्रोनोस इज द रूट फॉर टाइम। जो भी वर्ड क्रोनोस पे बनेगा वो टाइम रिलेटेड बनेगा। जैसे पहला वर्ड है क्रोनोलॉजिकल, एडजेक्टिव है। कोई भी चीज जिसको अरेंज किया जाता है और किसके हिसाब से, समय अनुसार, क्रम अनुसार। और वो क्रम क्या है, टाइम का क्रम है कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। जैसे कि द पुलिस अरेंज्ड द एविडेंस, पुलिस ने सबूतों को अरेंज किया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, पुलिस ने इस तरीके से अरेंज किया। सेकेंड वर्ड जो आपको क्रोनोस पे पता होना चाहिए, दैट इज क्रॉनिकल। क्रॉनिकल वर्ब और नाउन दोनों है। एक फैक्चुअल रिकॉर्ड, तथ्यात्मक रिकॉर्ड, किसका, इवेंट्स का, घटनाक्रम का, इन द ऑर्डर ऑफ टाइम, जो समय अनुसार, यानी कोई चीजें समय अनुसार जब रिकॉर्ड होती हैं उनको क्या बोला जाता है, क्रॉनिकल। और उनको समय अनुसार रिकॉर्ड करना भी वर्ब भी है, यानी वो भी क्रॉनिकल। जैसे कि दो सेंटेंस देखते हैं। द बुक इज अ फैसिनेटिंग क्रॉनिकल। अब यहां पर क्रॉनिकल इज अ नाउन, आर्टिकल अ को देख के पता चला। ये बुक एक बहुत आकर्षक क्रॉनिकल है भारत के फ्रीडम स्ट्रगल का। क्रॉनिकल का मतलब एक फैक्चुअल रिकॉर्ड है, तथ्यात्मक रिकॉर्ड है। किसका, उन सारे इवेंट्स का जो किसकी तरफ इशारा करते हैं, भारत के फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ इशारा करते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो यहां पर क्रॉनिकल इज अ नाउन। लेकिन द डॉक्यूमेंट्री क्रॉनिकल्स, अब यहां पर क्या बन के आ गया, एक वर्ब। डॉक्यूमेंट्री क्रॉनिकल करती है किसको, द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्रॉनिकल करती है यानी रिकॉर्ड करती है, इवेंट्स को रिकॉर्ड करती है। किस क्रम में रिकॉर्ड करती है, टाइम के इवेंट्स अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करती है। और क्या बताती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राइज कैसे हुआ। तो क्रोनोलॉजिकल, क्रॉनिकल। फिर आता है वर्ड क्रॉनिक, ज्यादातर बीमारियों के लिए यूज करा जाता है। कोई चीज जो लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से है, या परसिस्टेंट है। कोई भी चीज परसिस्टेंट है ना, जाती नहीं, लौट लौट के आती है। जैसे किसी को अगर क्रॉनिक इलनेस है, तो क्रॉनिक इलनेस का मतलब या तो लंबे समय से है या लौट लौट के आती है। जैसे हमारे सेंटेंस में शी सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक बैक पेन। तो क्रॉनिक बैक पेन है वो जो लंबे समय से हो रहा है, जाता नहीं है, अटका हुआ है, ऐसा बैक पेन जो है हमारा क्या कहलाता है, क्रॉनिक बैक पेन। फिर क्रोनोमीटर। अब क्रोनो तो पता है टाइम के लिए है, मीटर जहां पर आ जाए वर्ड, वो मीटर मेजरमेंट के लिए होता है। तो क्रोनोमीटर ऐसा कोई डिवाइस जो क्या करे, टाइम को मेजर करे। तो क्रोनोमीटर इज एक एक्यूरेट टाइम कीपिंग इंस्ट्रूमेंट, जो टाइम को मेजर करे, ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, क्रोनोमीटर। सेलर्स वंस रिलाइड ऑन क्रोनोमीटर। सेलर्स एक जमाने में रिलाई करते थे, रिलाई ऑन का प्रपोजिशनल पेयर। सेलर्स एक जमाने में रिलाई करते थे किस पे, क्रोनोमीटर पे। किस चीज के लिए, कि लॉन्गिट्यूड क्या है सी में वो पता लगाने के लिए। क्रोनोलॉजिकल, क्रॉनिकल, दो तरीके से वर्ब नाउन, क्रॉनिक और क्रोनोमीटर। फिर है क्रोनोफोबिया। किसी भी वर्ड में फोबिया अगर आ जाता है तो फोबिया इज द फियर, किसी चीज का डर, क्या कहलाता है, फोबिया। तो क्रोनोफोबिया इज द फियर ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, की समय बीत जाएगा, समय बीत जाएगा, ऐसा डर अगर आपको रहता है तो आपको भी क्रोनोफोबिया है। फिर एक वर्ब आता है सिंक्रोनाइज, जिसका मतलब है टू मैच टाइम, समय को मैच करना। डांसर्स अपने स्टेप को सिंक्रोनाइज करते हैं, तभी एक साथ एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाते हैं। सिंक्रोनस, एडजेक्टिव, कोई चीज सिंक्रोनस है, एक ही समय पे हो रही है, एक ही साथ हो रही है। सेंटेंस, द स्टूडेंट्स अटेंडेड अ सिंक्रोनस ऑनलाइन लेक्चर। एक ऐसा ऑनलाइन लेक्चर जो एक ही समय पे सब लोगों ने अटेंड करा, एक साथ अटेंड करा, भले अलग अलग जगह से करा, लेकिन ऐसा चीज जो एक साथ हो, एक साथ अटेंड करी जाए, वो क्या है, सिंक्रोनस। ऑपोजिट एसिंक्रोनस।
लग गया उससे पहले। कोई चीज एसिंक्रोनस है, नॉट अकरिंग एट द सेम टाइम, जो एक समय पे नहीं हो रही है, अलग अलग समय पे हो रही है। सेंटेंस, द कोर्स अलाउज एसिंक्रोनस लर्निंग थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ये कोर्स आपको क्या देता है? एसिंक्रोनस लर्निंग, रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से। एक सिंक्रोनस लर्निंग मतलब जरूरी नहीं है कि हर लेक्चर, ये जो लेक्चर है हर व्यक्ति साथ में देखे, कोई पहले देख सकता है, कोई बाद में देख सकता है, क्योंकि क्या है? रिकॉर्डेड है। और फिर लास्ट वर्ड हमको जो इसमें सीखना है वो है आइसोक्रोनस। कोई भी चीज आइसोक्रोनस है वो रेगुलर टाइम इंटरवल पे होती है, जैसे हर 3 घंटे में, हर 3 मिनट में, हर 3 साल में। जैसे कि द क्लॉक मेक्स आइसोक्रोनस टिक्स एवरी सेकेंड। घड़ी में हमको टिक की आवाज हर 1 सेकंड में आती है, रेगुलर टाइम इंटरवल से। तो देखो क्रोनोस अगर पता है तो क्या पता लग गया? 10 वर्ड आराम से पता लग गया। अब हमारा जो लाइन थी, पहली लाइन थी आर्टिकल की, वो ये थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स एक एनाक्रोनिज्म है। एनाक्रोनिज्म अगला वर्ड। कोई भी चीज एनाक्रोनिज्म है वो आउटडेटेड है, समय खत्म हो चुका है, चलन खत्म हो चुका है, इस्तेमाल हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है एक एनाक्रोनिज्म है, यानी अब चलन नहीं है उसका, अब टाइम नहीं है उसका, उसका समय बीत चुका है। ये पहली लाइन आई। दे स्टार्टेड इन 1930, वो आपकी सेकेंड फॉर्म। शुरू हुए थे कब? 1930 में, एज द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, और तब इनको बोला जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। बैक व्हेन इंग्लैंड स्टिल मैटर्ड इन जियोपॉलिटिक्स, तब जब इंग्लैंड मैटर करती थी, यानी इंग्लैंड का कुछ मतलब था, कुछ प्रभाव था। जियोपॉलिटिक्स, अब जियोपॉलिटिक्स 2 वर्ड में बनता है, जियो और पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स राजनीति, जियो ज्योग्राफी। तो वो राजनीति जो ज्योग्राफी से प्रभावित हो, कि देश साथ में है, दूर है, जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं हम जियोपॉलिटिक्स। तो ये तब शुरू हुए थे जब इंग्लैंड का फिर कुछ मतलब था जियोपॉलिटिक्स में। उसका कारण क्या था? बहुत सारे देश इंग्लैंड के कॉलोनीज थे। तो तब क्या था? ये गेम्स मैटर करते थे, क्योंकि इंग्लैंड के अंडर आते थे बहुत सारे देश, और वो देश खेल खेलते थे, तो एक तरीके से पॉलिटिक्स भी चलती थी उसमें। टुडे, आज, यूके इज स्मॉल फ्राई। बहुत अच्छा एक फ्रेज मिलता है, स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई कौन? जिसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है। आज यूके की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस में, बट इट हैजंट गिवन अप। लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। गिव अप का मतलब त्याग देना, छोड़ देना। क्या गिव अप नहीं किया है? द प्रिटेंशंस। प्रिटेंशंस प्रिटेंड वर्ड पे बनता है, जब आप प्रिटेंड करते हैं, किसी चीज का दिखावा करते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो लेकिन उन्होंने ये दिखावा छोड़ा नहीं है, किसका? कि वो क्या है? एक ग्रेट पावर। सारे वर्ड्स आपके लिए बने हुए हैं, फेयर नोट्स बनाइए। एंड द गेम्स कंप्राइजिंग पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज। और ये जो गेम्स है जिसमें शामिल है पार्टिसिपेंट्स पूर्व ब्रिटिश कॉलोनीज के, पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशन के, हेल्प कीप अप दिस इल्यूजन, वो मदद करते हैं ये भ्रम बनाए रखने में कि आज भी इंग्लैंड मैटर करता है, जो कि वास्तविकता में नहीं है। फॉर द कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ के लिए, इट सेल्फ इज लाइक द कोअला। कॉमनवेल्थ खुद जो है, इट सेल्फ खुद, वॉइस आएगी, कॉमनवेल्थ खुद जो है एक कोअला बियर की तरह है। कोअला बियर भालू होता है छोटा सा, क्यूट है, फ्लॉपी है, लेकिन प्रैक्टिकली यूजलेस है। बड़ा प्यारा सा है दिखने में, लेकिन कोई उसका इस्तेमाल नहीं है। कॉमनवेल्थ की तुलना उन्होंने कोअला बियर से कर दी। फिर आगे बढ़ते हैं। इट हैज नो रियल हेफ्ट। हेफ्ट वजन, प्रभाव, क्षमता। अब ब्रिटेन का, इंग्लैंड का कोई प्रभाव, इन्फ्लुएंस नहीं है। ऑल कॉमनवेल्थ मेंबर्स टुडे हैव देयर ओन फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन। सारे कॉमनवेल्थ मेंबर्स का आज है खुद का विदेश नीति का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के 2 मतलब आपको पता होना चाहिए। ओरिएंटेशन किसी चीज के प्रति आपका एटीट्यूड है, रवैया है। लेकिन ओरिएंटेशन का एक और मतलब भी होता है किसी चीज के शुरू होने से पहले उसका परिचय, किस दिशा में जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे, वो भी ओरिएंटेशन। तो यहां पर परिचय की बात नहीं हो रही, यहां पर रवैये की बात हो रही है कि अब क्या है, कॉमनवेल्थ के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी विदेश नीति का अपना अपना रवैया है। इंग्लैंड उनको प्रभाव नहीं डालता उन पे कोई। एंड यूके इटसेल्फ, और खुद यूके हैज प्रीटी मच हिज्ड इट्स जियोपॉलिटिकल वैगन टू द यूएस। और यूके ने खुद ही अपना जो जियोपॉलिटिकल वैगन है, वैगन गाड़ी को बोलते हैं, तो उन्होंने अपनी राजनीति की जो गाड़ी है, कौन सी राजनीति? जियोपॉलिटिक्स, मतलब जो अलग अलग देशों से संबंधी है, वो हिच कर दी है, जोड़ दी है, अटैच कर दी है। किससे? यूएस से। यानी कि जो भी वो जियोपॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं, किसके तहत देते हैं, किसके हिसाब से लेते हैं? यूएस के हिसाब से लेते हैं। हैविंग सेड दैट, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल, कुछ ये कहकर कि
नन ऑफ दीज फैक्टर्स इंपैक्ट्स द एथलीट्स, कि इन फैक्टर्स में से एक भी अफेक्ट नहीं करता है एथलीट्स को। हु पार्टिसिपेटेड, जिन्होंने, हु को जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन द जस्ट कंक्लूडेड ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम, जिन्होंने अभी पार्टिसिपेट करा था हाल ही में खत्म हुए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो पार्टिसिपेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात का जो हमने अभी डिस्कस करी। फॉर देम इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी, क्यों फर्क नहीं पड़ रहा भाई, उनके लिए तो क्या थी, एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था क्या करने का, टू टेस्ट देयर मेटल, फ्रेज मिला बहुत अच्छा, टू टेस्ट योर मेटल मतलब अपनी क्षमता को टेस्ट करने का, काबिलियत को टेस्ट करने का उनके पास तो ये मौका था। एट एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, एक अंतरराष्ट्रीय कॉम्पिटिशन में, विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रिपरेशन, जिसे कंसिडर करा जा सकता है, माना जा सकता है एक प्रिपरेशन, एक तैयारी, किसका, फॉर द एशियन गेम्स, आने वाले एशियन गेम्स के लिए, विच टेक्स प्लेस इन नगोया जापान, जो होने वाले हैं नगोया जापान में सितंबर महीने में, और आने वाले ओलंपिक्स के लिए। तो वो क्या बोल रहे हैं भैया, ये जो बातें हमने करी इसका पार्टिसिपेंट्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जो भी ग्लासगो गेम्स खत्म हुए उन पार्टिसिपेंट्स को तो नॉट अफेक्टेड है वो तो इससे, लेकिन हाँ ये एक तैयारी के रूप में देखा जा सकता है आने वाले एशियन गेम्स के लिए और ओलंपिक्स के लिए। फिर द ओवरऑल लेवल ऑफ कंपटीशन, की जो लेवल ऑफ कंपटीशन है CWG पे वो सेम नहीं है एशियन गेम जैसा या ओलंपिक जैसा। विद मेनी ऑफ द मेजर स्पोर्टिंग नेशंस सच एज चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान एब्सेंट, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े स्पोर्टिंग नेशंस हैं जैसे कि US, चाइना, साउथ कोरिया और जापान, ये क्या है अभी वहां से गायब है, एब्सेंट है। बट एब्सेंट है का मतलब वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते कॉमनवेल्थ गेम्स में। बट परफॉर्मेंस इन सर्टेन डिसिप्लिन कैन बी अ गुड बैरोमीटर ऑफ इंप्रूवमेंट, लेकिन प्रदर्शन कुछ खेलों में एक बैरोमीटर हो सकता है, मानक हो सकता है, असेसमेंट हो सकता है, माप हो सकता है किसका, कि इंप्रूवमेंट है या इंप्रूवमेंट नहीं है। इंडिया डिलीवर्ड अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन बॉक्सिंग, भारत ने एक बहुत मजबूत प्रदर्शन ही दिखाई बॉक्सिंग में ग्लासगो गेम्स में, पिकिंग अप अ रिकॉर्ड 7 गोल्ड मेडल्स, और रिकॉर्ड 7 गोल्ड मेडल्स उठाए, द हाईएस्ट बाय एनी कंट्री, जो कि हाईएस्ट है किसी भी देश के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स में, यानी कॉमनवेल्थ गेम में एक ही स्पोर्ट में 7 मेडल उठाना भारत ने वहां पर एक रिकॉर्ड बना दिया। What made the achievement sweeter is the quality of competing boxing contingents from other nations such as England, Canada and Australia that Indian pugilists had to overcome. What, अब यहां पर ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जिस चीज ने बनाया, मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिस चीज ने बनाया इस उपलब्धि को, इस अचीवमेंट को और मीठा, वो था क्वालिटी ऑफ कंपीटिंग बॉक्सिंग कंटिजेंट, वो थी क्वालिटी उन कंपीट करने वाली, स्पर्धा करने वाले बॉक्सिंग कंटिजेंट्स की, जो कौन से देशों से थे, इंग्लैंड से थे, कनाडा से थे और ऑस्ट्रेलिया से थे, दैट इंडियन प्यूजिलिस्ट हैड टू ओवरकम, जिनको भारतीय मुक्केबाजों को हराना पड़ा ये मेडल जीतने के लिए, ओवरकम करने के लिए, जीतने के लिए। नया वर्ड मिलता है प्यूजिलिस्ट, और प्यूजिलिस्ट पे भी हमारे पास सीखने को है, PUG पग बोल लो, ये जो है फिस्ट मुक्का के लिए रूट है, इस पे के 3-4 वर्ड हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला वर्ड हमें इसमें पता होना चाहिए प्यूजिलिस्ट, जो बॉक्सर को बोलते हैं, मुक्केबाज को बोलते हैं। द यंग प्यूजिलिस्ट वन द नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, युवा मुक्केबाज ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती। फिर इस पे एक वर्ड आता है पग्नेशियस, श की आवाज आएगी यहां पर, पग्नेशियस वो व्यक्ति जो लड़ाकू है, लड़ने को तैयार। द पग्नेशियस लॉयर चैलेंज एवरी आर्ग्यूमेंट, जो लड़ाकू लॉयर था उसने हर आर्ग्यूमेंट को चैलेंज करा कोर्ट में। फिर इम्प्यून, जी की आवाज आएगी, नहीं ग की आवाज नहीं आएगी, प्यून, इम्प्यून करना क्रिया है, किसी की रेपुटेशन को अटैक कर देना, लड़ाई रिलेटेड है, देखो ये भी। द लॉयर ट्राई टू इम्प्यून द विटनेसेस क्रेडिबिलिटी, लॉयर ने विटनेस, गवाह की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता पे हमला करने की कोशिश करी। और रिपग्नेंट, अब यहां पर जी की आवाज आएगी ग, रिपग्नेंट एक एडजेक्टिव है, कोई चीज रिपग्नेंट हमें लगती है तो इतनी बुरी लगती है कि आपका मन करता है उसका विरोध करा जाए, उससे लड़ा जाए। जैसे कि मोस्ट पीपल फाइंड क्रूएल्टी टू एनिमल्स रिपग्नेंट, ज्यादातर लोग जानवरों के प्रति की गई क्रूएल्टी को रिपग्नेंट मानते हैं, उनको बुरा लगता है, मन करता है कि उसका क्या करा जाए, विरोध करा जाए। तो देखो प्यूजिलिस्ट ही नहीं और भी हमको 4 वर्ड मिल गए अगर हमको एक रूट पता होता है। दिस पुट्स आवर बॉक्सर्स स्पेशली विमेन प्यूजिलिस्ट्स like Sakshi Chaudhary, Preeti Pawar and Jasmine Lamboria in good stead for bigger and international competitions। पहले in good stead का मतलब लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जो आपके लिए क्या हो,
बेनिफिशियल हो आने वाले समय में। तो क्या मतलब निकलता है, ये हमारे मुक्केबाजों को, विशेष तौर पे स्त्री मुक्केबाज जो है जैसे कि साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया को एक बेनिफिशियल परिस्थिति में ले आता है आने वाले बड़े कॉम्पिटिशन्स के लिए। अभी से उनकी तैयारी हो जाएगी, उनको पता लग जाएगा किस में इंप्रूवमेंट करना है, किस चीज में इंप्रूवमेंट नहीं करना है। फाइनली और आखिरी में, द नेक्स्ट CWG विल बी हेल्ड इन 2030। अगला कॉमनवेल्थ गेम्स होगा 2030 में, विल बी हेल्ड, फ्यूचर पैसिव विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, 2030 में होगा अहमदाबाद में। आफ्टर द 2010 दिल्ली CWG ऑल आईज विल बी ऑन अहमदाबाद। ये जो हमारा दिल्ली में होने वाला CWG है, सारी आंखें अब अहमदाबाद पे है, सारी नजरें अहमदाबाद पे टिकी हुई है, टू सी इफ इट कैन फर्दर प्रोवाइड अ फिलिप, देखने के लिए कि क्या ये इंकरेजमेंट, बूस्ट, बढ़ावा प्रदान कर सकता है भारतीय स्पोर्ट्स को, एंड क्रिएट अ लास्टिंग फाउंडेशन, और निर्माण कर सकता है एक नींव का, लास्टिंग, जो लंबे समय तक सहारा देगी किसको, एथलीट्स को, हमारे देश के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको फायदा दिख रहा है रीडिंग का। क्रोनोस पे रूट मिला, प्यूजिलिस्ट पग पे रूट मिला, उसके अलावा जो आर्टिकल के वर्ड्स और फ्रेजेस मिले तो आराम से 25-30 है और आपको उसका फायदा उठाना है।